हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकंड पेपर सेकंड, और इसमें आज हम पढ़ रहे हैं राइट्स ऑफ आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर आरबीआई एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। टाइपिंग एरर है, इंडियन की स्पेल आप सही कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1949 एवं भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकिंग व्यवस्था में सुचारू रूप से संचालन और नियंत्रण व्यवस्था के लिए बहुत सारे राइट्स दिए गए और उन्हीं को आज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, सेक्शन 21 के अनुसार किसी भी बैंक या समस्त बैंकों के लिए आरबीआई एडवांस्ड पॉलिसी अग्रिम नीति बना सकता है। 22 के अनुसार बैंकिंग कंपनी को लाइसेंस देने और रद्द करने का अधिकार आरबीआई को है। 23 के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक को शाखा विस्तार करना है या शाखा स्थानांतरण करना है तो उसके लिए वो आरबीआई से पूर्वानुमति प्राप्त करना ज़रूरी है उसके लिए, यानी कि आरबीआई को अनुमति देने का अधिकार है। 27 के अकॉर्डिंग किसी भी प्रकार के प्रपत्र या सूचनाएं जो समय समय पर आरबीआई के द्वारा मांगी जा रही है वो जमा करानी है। इनके अलावा अन्य किसी भी प्रकार की सूचना यदि आरबीआई मांग रहा है तो वो भी जमा करानी है। इसका मतलब ये हुआ कि आरबीआई किसी भी प्रकार की सूचनाएं किसी भी बैंक से ले सकता है। धारा 26 के अकॉर्डिंग हर वर्ष के अंत में 30 दिनों के भीतर बैंकों को एक निश्चित परफॉर्मा में रिजर्व बैंक के पास में उन खातों का विवरण देना होगा जिनका पिछले 10 वर्षों में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी कि जिन खातों में 10 वर्षों में नील ट्रांजैक्शन है उनका एक निश्चित परफॉर्मा में आरबीआई के पास में सूचना देनी होगी वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 30 दिन के भीतर। उसके बाद 28 सेक्शन कह रहा है कि रिजर्व बैंक जनहित में किसी भी सूचना को प्रकाशित कर सकता है, अर्थात यदि रिजर्व बैंक को जनहित में कोई भी सूचना जरूरी लगती है तो वो उसका प्रकाशन कर सकता है। धारा 28 के अनुसार रिजर्व बैंक जनहित में किसी भी सूचना को प्रकाशित कर सकता है। जो सूचना रिजर्व बैंक को जनहित में जरूरी लगती है वो उसका प्रकाशन कर सकता है। धारा 10 के अनुसार किसी भी बैंक के अध्यक्ष, संचालक और मैनेजर को हटाने का राइट भी रिजर्व बैंक का है और उसी का अंतिम निर्णय होगा। धारा 6 के अनुसार बैंकों की न्यूनतम पूंजी और रिजर्व के संबंध में भी आरबीआई का डिसीजन ही लास्ट होगा। धारा 12 के अनुसार आरबीआई किसी भी बैंक की प्रदत्त पूंजी और ऑथराइज्ड पूंजी यानी कि पैडअप और ऑथराइज्ड कैपिटल से संबंधित नियमों की पालना में 2 वर्षों तक छूट दे सकता है। आगे बढ़ते हैं। धारा 17 क्या कह रही है कि किसी बैंकिंग कंपनी को अपने लाभों की 20% राशि रक्षित फंड में हस्तांतरण करने संबंधी प्रावधान से छूट दिलाने के लिए आरबीआई केंद्रीय सरकार को सिफारिश कर सकता है। 19 के अकॉर्डिंग जो किसी भी बैंक को विदेशों में कार्य करने के लिए सहायक कंपनी बनाने की अनुमति प्रदान कर सकता है। धारा 20 के अकॉर्डिंग जमाकर्ताओं के अगर अहित होने की स्थिति देखी जा रही है तो आरबीआई किसी भी बैंक को ऋण देने या ना देने या शर्तों के साथ ऋण देने का आदेश दे सकता है। धारा 27 और 28 के अनुसार किसी भी बैंक से कोई भी सूचना प्राप्त करने का आरबीआई अधिकारी है। धारा 31 के अनुसार वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर 3 महीने के अंदर अंदर अंकेक्षित अंतिम खाते प्राप्त करने का आरबीआई को अधिकार है और आरबीआई इस समय सीमा में 3 माह तक की अतिरिक्त छूट भी दे सकता है। धारा 35 के अनुसार कोई भी बैंक अपने प्रबंध संचालक की नियुक्ति संबंधी अवस्थाओं में परिवर्तन आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना नहीं कर सकता, यानी कि आरबीआई से अनुमति लेनी आवश्यक है। और धारा 36 के अनुसार ये राइट्स दिए गए हैं, इनको भी हम पढ़ते हैं कि किसी भी बैंक को या सभी बैंकों को आरबीआई विशेष प्रकार के सौदे न करने की चेतावनी दे सकता है या प्रतिबंध भी लगा सकता है। किसी भी बैंक को ऋण देकर सहायता कर सकता है। संचालक मंडल की सभा बुलाने का अधिकार है। बैंक के किसी भी अधिकारी को रिजर्व बैंक कार्यालय में विचार विमर्श हेतु बुला सकता है या फिर अपने अधिकारी को भी संचालक मंडल की सभा में उपस्थित होने और विचार प्रस्तुत करने का आदेश भी दे सकता है, प्लस उस कार्यवाही की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए भी दे सकता है जो सभा में
हुई है। इनके अलावा बैंक को आरबीआई यह आदेश भी दे सकता है कि बैंक के विशेष अधिकारी को संचालक मंडल की सूचना दे और निरीक्षण के पश्चात बैंक के प्रबंध में परिवर्तन करने का अधिकार भी आरबीआई को है। इसके अलावा धारा 36 यह भी कह रही है कि किसी भी बैंक में उसके द्वारा भेजे गए विवरणों की सत्यता है कि जांच हेतु भी आरबीआई अपने अधिकारी नियुक्त कर सकता है। 38 के अनुसार रिजर्व बैंक न्यायालय में विशेष अवस्थाओं में किसी बैंक के समापन के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। 39 के अनुसार किसी बैंक के विघटन की दशा में निस्तारक कौन नियुक्त करेगा? आरबीआई। इनके अलावा धारा 45 सेक्शन 45 के अनुसार रिजर्व बैंक को किसी बैंकिंग कंपनी को ऋण स्थगन स्वीकृत करने तथा एकीकरण की योजना तैयार कर केंद्रीय सरकार के पास अनुमोदन हेतु भिजवाने का राइट भी है। आगे बढ़ते हैं। बैंकिंग कंपनी अधिनियम भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में संशोधन अगस्त 2003 में हुआ। इससे और भी अधिक व्यापक शक्तियां आरबीआई को मिली, जैसे यदि सहकारी बैंकों के कामकाज प्रॉपर नहीं हो रहे हैं तो उसके अध्यक्ष को हटाने का अधिकार आरबीआई के गवर्नर को दे दिया गया। इसके अलावा स्थानीय क्षेत्रों के बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी 5 करोड़ रुपए रखी गई, अन्य बैंकों के लिए 100 करोड़ रुपए और सहकारी समितियों के लिए 25 लाख रुपए न्यूनतम पूंजी का प्रावधान किया गया। इनके अलावा बैंकिंग कारोबार करने वाली सहकारी समितियों को रिजर्व बैंक से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। फिर केंद्रीय सरकार को क्या क्या राइट्स मिले हैं, यानी कि केंद्रीय सरकार के पास क्या क्या राइट्स हैं। धारा 52 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से परामर्श करके बैंकिंग अधिनियम को लागू करने संबंधी नियम बनाकर गजट में प्रकाशित भी कर सकती है, उनकी व्याख्या कर सकती है, परिवर्तन और संशोधन भी कर सकती है। 53 के अनुसार आरबीआई से सलाह करके किसी भी बैंक को इस अधिनियम की किसी भी धारा या उपधारा या धाराएं और उपधाराओं से संबंधित निश्चित अवधि या सामान्य लागू होने से मुक्त करने की घोषणा भी गजट में प्रकाशित कर सकती है। यानी कि जो आरबीआई बैंक को किसी भी बैंक को विशेष प्रकार की छूट दे रहा है, जैसे प्रदत्त पूंजी और अधिकृत पूंजी से संबंधित छूट दे रहा है या अंकेक्षित अंतिम खातों से संबंधित कोई भी छूट दे रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम कर रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट ये काम आरबीआई की सलाह से कर रही है। इनके अलावा रिजर्व बैंक द्वारा यदि किसी भी बैंक का लाइसेंस रद्द किया जा रहा है तो फिर 30 दिन के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में अपील की जा सकती है। और अपील कौन करेगा? वो बैंक जिसका लाइसेंस रद्द किया जा रहा है। और इसका अंतिम डिसीजन कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यानी कि ये बहुत बड़ा राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दिया गया है। धारा 44A(7) के अकॉर्डिंग आरबीआई के परामर्श से केंद्रीय सरकार जनहित में 2 या 2 से अधिक बैंकिंग कंपनियों के एकीकरण के लिए भी कह सकती है। 45 के अकॉर्डिंग आरबीआई की ही सिफारिश पर अधिक से अधिक 6 माह के लिए किसी भी बैंक को विलंब काल दे सकती है। आरबीआई द्वारा प्रस्तुत बैंकों के एकीकरण या पुनर्गठन की योजना को भी स्वीकृत करते हैं। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के राइट्स हैं, राइट्स के रूप में इनको समझा जा सकता है। इसके अलावा बैंकिंग संशोधन अधिनियम 2011, इसमें क्या हुआ? इसमें निजी निवेश को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया। तो इसको हम ऐसे समझें कि राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए इनके अंशधारियों के जो मताधिकार था वो 1% था, उसको बढ़ाकर 10% कर दिया गया और निजी बैंकों में 10% को ख़त्म कर दिया गया और शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग दिया गया। हम इसको ऐसे समझें कि पहले जो राष्ट्रीयकृत बैंकों में मताधिकार 1% था, उसकी जगह कितना कर दिया गया? 10%। और निजी बैंकों के लिए जो 10% था उसको समाप्त करके अंशधारियों की शेयर होल्डिंग के अकॉर्डिंग कर दिया गया, यानी कि निजी निवेश बढ़ाया गया। ये आज चैप्टर ख़त्म होता है। इसका मैं आपको असाइनमेंट दूंगी जो आपको इमेज PDF या वीडियो के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करना होगा। थैंक यू।